अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। असेंबली तहलील होने के पूरे एक महीने बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहली मरतबा सामने आए, मंजरेआम पर आए और मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दोहराया कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 60 दिन में होते उसके लिए भी हम तैयार थे, अगर 14 मई को 2 सूबों में इलेक्शन होने थे तो उसके लिए भी हम तैयार थे। जब उनसे पूछा गया कि फजल रहमान साहब ने तनकीद की है कि अगर पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन से पीछे ना हटती तो इलेक्शंस 2022 फरवरी में ही हो जाते, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं फजल रहमान साहब की ज़्यादा बात का जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये सवाल उनसे किया जाए जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इलेक्शंस 90 दिन में हो। मैं मौलाना फजल रहमान साहब को के जो बयानात है उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मई 14 पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज़ में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं। सवाल उनसे पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं और इस वक्त उनकी इत्तेहादी जमातें JUIF और नून लीग बिलखसूस ये चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो। वो चाहते हैं कि डिली लिमिटेशन के बाद इलेक्शन हो, यानी कि फरवरी तक के हवाले से ऑलरेडी नून लीग के कई रहनुमा कह चुके हैं कि इलेक्शन फरवरी में जाकर होंगे। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है और उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मसले का हल निकाल सकती है, इसलिए जल्द अज जल्द इंतखाबात हों ताकि इन मसाइल पर काबू पाया जा सके। हमारा कोई सियासी दुश्मन या सियासी मुखालिफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है ही नहीं। हमारा मुखालिफ, हमारा मुकाबला इस गुर्बत से है, इस बेरोज़गारी से है, इस महंगाई से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक ही जमात है इस मुल्क की सियासत में जिसका तारीख़ ये है कि हमने अवाम की खिदमत की है। अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत सिर्फ एक महीने पहले ख़त्म हुई है। इस वक्त जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, उसकी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत पर भी आती है। और पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में फैसल करीम कुंडी साहब ने यह कहा था कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जगह वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होते तो वो अपने पे मुश्किलात लेते और आवाम को ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करते। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी तनकीद की और ये कहा है कि वो गैर आइनी फैसले कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक सूबे यानी कि सिंध में ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं जबकि जो दूसरे सूबे हैं वहां पे ऐसा नहीं किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि मुल्क में एक दोगला पॉलिसी क्यों चल रहा है। जब तक आपने इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं किया, आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप ऑफिसर्स को शिफ्ट करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो गैर आइनी, गैर कानूनी हिदायत दिया है कि डेवलपमेंट फंड्स को रोका जाए, वो भी सिर्फ क्यों एक सूबा में। इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल्स है, जो भी पाबंदियां हैं, अगर वो सिंध पे लागू है तो फिर वो वफाक, पंजाब और KP और बलोचिस्तान पे भी लागू है। मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि जो आपने पाबंदियां लगाई हैं वो आप उठाए। तो बिलावल साहब ये कह रहे थे कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बाकी सूबों में डेवलपमेंट का काम भी जारी है, वहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही, सिर्फ सिंध में ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही है और जो डेवलपमेंट की ऑनगोइंग स्कीम्स थी उनको भी रोक दिया गया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, नून लीग का इस पर मौक़िफ़ लेंगे। कल फजल रहमान साहब ने भी पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब। तलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तलाल साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज जब 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से सवाल हुआ तो बिलावल साहब ने कहा हम तो 14 मई को भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे, आज भी तैयार हैं। ये सवाल उनसे करें जो इलेक्शन से हर वक्त भागते हैं, यानी इशारा फजल रहमान साहब की तरफ था जिनके हवाले से सवाल हुआ और नून लीग भी इस वक्त 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से दिलचस्पी नहीं रखती। आप लोग कह चुके हैं कि इंतखाबात फरवरी में होंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, इसका बैकग्राउंड आपको बहुत बेहतर पता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो PDM उस वक्त थी जिसमें मौलाना फजल रहमान उसको लीड कर रहे थे, उसका मौक़िफ़ था कि अदम इत्माद की बजाय नया इलेक्शन होना चाहिए। मगर पीपल्स पार्टी ना सिर्फ PDM से अलहदा हुई बल्कि PDM के अलहदा होने के बाद उनका मौक़िफ़ था कि अदम इत्माद ही करके इसका हल निकाला जा सकता है। सबसे पहले
और हम तो उस वक्त भी नहीं चाहते थे कि अदम इत्मीनान हो। दूसरी, उसके बाद जब अदम इत्मीनान हो गया, उसके बाद हमारी लीडरशिप जिसमें वजीर आजम और वज़रा लंदन गए, मियां नवाज शरीफ के पास मई में ये फैसला हो गया कि इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन में जाना चाहिए। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि इलेक्शन में मुद्दत पूरी करनी चाहिए। सो हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, हम तो इलेक्शन इस 5 साल से पहले चाहते थे। और उसके बाद जब पंजाब असेंबली तहलील कर दी गई मुद्दत से पहले, हमने एक असूली मौकफ लिया कि इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा होना चाहिए, उसमें भी पीपल्स पार्टी साथ थी। और फिर ये जो मरदमशुमारी है, इसमें क्या बिलावल साहब को ये नहीं पता था कि जब वो इसको नोटिफाई करेंगे तो उसके बाद इलेक्शंस 90 दिन में होने मुमकिन नहीं होंगे, वो 120 या 150 दिन कुछ ना कुछ आगे जरूर जाएंगे। और बिलावल भुट्टो साहब दूसरों को कह रहे हैं कि वो पता नहीं किसको कह रहे हैं कि कठपुतलियां बन जाते हैं या कोई बना लेते हैं। कौन कठपुतली है? किस आप इनके वजीर आला थे, पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा उसमें शामिल था जो मरदमशुमारी जब नोटिफाई की गई सीसीआई में, और इनके वफाकी वजीर थे। किसके कहने पर इन्होंने वोट दे दिया या किसके कहने पर मरदमशुमारी को नोटिफाई करवाने का फैसला किया गया? सो बात है, जब मरदमशुमारी नोटिफाई की गई, क्या सबको नहीं पता कि इलेक्शन न की बजाय कुछ आगे जरूर जाएंगे? तो मेरा ख्याल है कॉलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। आप आने वाले इलेक्शन में इस बात को मौजू ना बनाएं कि 90 दिन है कि 120 दिन, कारकर्दगी को मौजू बनाएं। बताएं आपने 15 साल में सिंध में क्या किया, वफाक की हुकूमत में क्या किया, और अगले पाकिस्तान के लोगों के मसाइल का हल क्या है, क्या कर सकते हैं आप, और आपने पहले क्या करके दिखाया। तो मेरा ख्याल है मौजू जो है वो अगले अच्छा, इलेक्शन का होना चाहिए। आपने काफी सारी बातें की, सब पे बारी बारी और सवाल करते हैं, लेकिन जो आपने कहा कि कठपुतली किसको कह रहे हैं, अच्छा मुझे सुनने में ये लगा कि वो इमरान खान के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि कठपुतली वाली बात आप लोग अपने ऊपर लेके चले गए। देखिए, मैं तो सिर्फ उनसे वजाहत चाहता हूं, और यकीनन उन्हें अगर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम लेके कोई बात की है बाकी चीजों, तो क्लैरिटी होनी चाहिए बातों में। सही। और इस वक्त तो मुझे पीटीआई जरा जो है तफसील से वो बताया ना, ये जो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम चाहते भी नहीं थे, आप भी ये कहते थे, पीपल्स पार्टी इसरार कर रही थी, लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, आपकी हुकूमत आ गई, तो इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी थी कि पूरी मुद्दत की जाए, आप लोगों का कोई इरादा नहीं था, तो बस पीपल्स पार्टी के हाथों क्या होस्टेज बने हुए थे आप लोग? देखिए, जो फैसले भी हुए हैं वो कंसेंसस से हुए। अदम इत्मीनान का मौका पीपल्स पार्टी का था, लेकिन पीडीएम उसके साथ गई। उसके बाद हुकूमत बनी तो नून लीग चाहती थी कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं फौरी तौर पर, मगर बाकी जमातों का, कईयों का इसरार था कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए। उसके बाद मरदमशुमारी तक, पहले दिन से लेके मरदमशुमारी तक, ये कोई 18-19 महीने हर फैसला तकरीबन कंसेंसस से हुआ। अब आप ये कर रहे हैं कि जो नून लीग और दूसरों पे डाल दे। भाई, आप ये इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते कि पीपल्स पार्टी कोलेशन का हिस्सा थी और उस कोलेशन ने ही मरदमशुमारी लेकिन को जहां नोटिफाई माशी किया। फैसलों की जिम्मेदारी वो आप पे डाल रहे हैं, वहीं पे फजल रहमान साहब और आप अब जाकर ये कह रहे हैं कि देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आपकी ख्वाहिश थी, हम तो नहीं चाहते। आप बाकायदा उसके बेनिफिशियरी थे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बने, उनकी ख्वाहिश पूरी हुई शेरवानी पहनने की, 16 महीने आप लोगों ने हुकूमत की, काबीना की तमाम अहम वजारतें आपके पास थी सिवाय फॉरेन मिनिस्ट्री के, और अब आप लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बराबर की शरीकदार है, और वो आप कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम चाहते भी नहीं थे। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं कि मौक़िफ़ अलग-अलग थे मुख्तलिफ बातों पे, लेकिन फैसले कंसेंसस से हुए। तो उस कंसेंसस में पीपल्स पार्टी शामिल थी। मरदमशुमारी की नोटिफाई करने का और नई हल्का बंदी उस पर जब होनी थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये पीपल्स पार्टी को बड़ा क्लियरली पता था। तो ये सब कबूल करे ना जी, यानी कॉलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। उस दिन इन्हें चाहिए था कि ये बिल्कुल कहते कि नहीं जी, हम नहीं करना चाहते। तो उससे तो बात ये है, मैं चाह रहा हूं। और दूसरी बात, इलेक्शंस का मौजू 90 दिन, 120 दिन, कौन लड़ना चाहता है, कौन नहीं लड़ना चाहता, ये नहीं, कारकर्दगी को बनाएं आप। और उसके आने जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, उस मसाइल का हल क्या आपके पास? ये मईशत खड़ी कारकर्दगी की जिम्मेदारी तो वो आप पर डालते हैं, और दूसरा इस बात को क्यों ना मौजूद बहस बनाया जाए कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आइन के मुताबिक नहीं हो, 120 दिन में हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम हो। अगर वो कह रहे हैं कि आइन की जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है 90 दिन में इलेक्शन, तो बिल्कुल करनी चाहिए उनको, बिल्कुल ये बहस का मौजू होना चाहिए। देखिए,
मेरा ख्याल है लोगों को पता है कि बहुत बड़ा डेमोक्रेट, हम कितने डेमोक्रेट हैं, कौन बड़ा डेमोक्रेट है, और हम बड़े क्लियर हैं। इलेक्शंस बिल्कुल जल्द अज जल्द होने चाहिए, मगर जब मर्दमशुमारी हो गई तो डेमोक्रेट बनने के बाद आपको हकीकत पसंद भी बनना चाहिए। क्यों? आपको पता था कि हल्का बंदी में कुछ दिन और लग सकते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने स्पीड पकड़ी है और अब वो कह रहे हैं कि 15 नवंबर तक हम हल्का बंदी मुकम्मल कर लेंगे, थोड़ा तेज और काम करें तो ये बहस खत्म हो जाएगी कि इलेक्शंस अगर जनवरी में हो सकते हैं आखिरी हफ्ते में, तो ये इससे पीछे भी आ सकते हैं। मगर मामला ये है कि ये बार बार हम पर क्यों डाला जा रहा है? सारे लोग इसमें शामिल थे ना जी। हाँ, लेकिन अब कह देना जी कि हम नहीं बिल्कुल चाहते, सारे लोग और शामिल थे, हम दौड़ लेकिन रहे। तलाल साहब देखे ना, जब आप इत्तेहाद में थे तो ऐसा नहीं हुआ कि आप या आपका कोई साथी कराची गया और वहां पे आपने तनकीद की कि देखे कराची का क्या हाल कर दिया। अब आप कराची जाते हैं, आप कहते हैं कि कराची का बेड़ा गर्क हो गया, यहाँ 15 साल जिसकी हुकूमत रही वो जिम्मेदार है। उससे पहले तो मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब कराची जाते थे तो बिलावल साहब कहते थे काश शहबाज शरीफ साहब कराची में होते तो यहाँ पे भी उनकी स्पीड से हमें फायदा उठाते। वहाँ शहबाज शरीफ साहब पेशकश कर रहे होते काश नवीद कमर हमारी टीम में होते। ये प्यार मोहब्बत थी। अब वहां पे वो इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप भी तो कराची जाके हिसाब बराबर कर रहे हैं ना कि देखिए बेड़ा गर्क पीपल्स पार्टी ने किया वहां का। देखे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब खलाई मेरा मखलूद की हक है हुकूमत कि तो मैं नहीं थी ना, 15 कराची साल और पीपल्स पार्टी सिंध, की हुकूमत रही है ना। देखे, गुजारिश ये है कि सिंध से वोट मांगना मेरा हक है, और पाकिस्तान में सियासत जब तक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं होगी, कारकर्दगी का मुकाबला नहीं होगा, जब तक ये मुकाबला नहीं होगा कि केपी के पंजाब और सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतें जिन लोगों ने किया उन्होंने डिलीवर क्या किया है, क्या मैं ये ना बताऊं कि हमने पंजाब में और हमने डिलीवर किया है, हमने पाकिस्तान में डिलीवर किया। कराची को अमन किसने दिया? नवाज शरीफ ने। पहली मोटरवे किसने दी? नवाज शरीफ ने। K4 प्रोजेक्ट से लेकर बाकी उसके बाकी जो ग्रीन लाइन तक हमने कंट्रीब्यूट किया है, हालांकि हमारी वहां हुकूमत नहीं थी। हम तो बात करते हैं लोगों को सहूलत देने की, उनके तो मसाइल जब हल आप करने की, और तलाल साहब जब आप वहां पे गए परफॉर्मेंस कराची तो मुआवजा आप होना चाहिए। और कराची जब आप गए तो आपको भी ये महसूस होता है कि एक सिस्टम वहां पे काम कर रहा है जिसको ब्रेक करने की जरूरत है अगर कराची ने ग्रो करना है और कराची की वजह से अगर पाकिस्तान ने ग्रो करना है? देखिए, गुजारिश ये है कि कराची पूरे पाकिस्तान को कमा कर देता है, पाकिस्तान का बिजनेस हब है। जब तक कराची नहीं चलेगा पाकिस्तान नहीं चलेगा। जिस शहर में आप महंगा मोबाइल लेकर नहीं घूम सकते, उस शहर में अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और जिस शहर का, उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर उधर पानी नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, वहां अमन नहीं होगा, वहां कूड़ा नहीं उठाया जा सकता होगा, तो कैसे आगे बढ़ेगी वो बिजनेसमैन आएंगे, कैसे वहां पर इन्वेस्टमेंट होगी? हमारी तो पूरी पाकिस्तान की उम्मीद सबसे ज्यादा कराची पे रहे, क्योंकि वो सबसे बड़ा तो शहर है। ये जो मसाइल है इसकी जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? कराची के जो मसाइल गिनवाए आपने। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये हर हुकूमत को ये मसाइल हल करना चाहिए। और मैं तो, अब देखिए ना, हमने पंजाब में हुकूमत की है, आप आए हम पर तनकीद करें, लेकिन हमारा कंपैरिजन, जो हमारी अच्छी चीजें बताएं। लाहौर में ऊपर से ऑरेंज लेन गुजरती है, नीचे से मेट्रो गुजरती है, वहां पर अंडरपास, बाईपास, और मेरे गांव में भी कारपेट सड़कें हैं, मुफ्त दवाइयां मिलती हैं। बहुत बहुत सब शुक्रिया, मिलकर बहुत बहुत करें शुक्रिया। और परफॉर्मेंस। आप कह रहे हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पे मुकाबला होना चाहिए। अब देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं तो उस पर क्या फैसला देती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत ने रवा साल मई में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी समेत दीगर अफराद की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो कमीशन कायम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते बाद ही इस कमीशन के क्याम की नोटिफिकेशन को मुअत्तल करके इंक्वायरी रुकवा दी थी। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पिछली हुकूमत की वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच से अलहदा होने की दरख्वास्त की गई थी। अहम बात यह कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस केस में 3 जजेस के खिलाफ जानिबदारी और मफादात के टकराव का इल्जाम लगाया था, मगर 5 रुकनी बेंच ने आज जो मुत्तफिका फैसला जारी किया है उसमें सिर्फ ऑडियो लीक्स के मामले में तासुब, जानिबदारी और मफादात के टकराव के इल्जामात को ही मुस्तरद नहीं किया गया है, बल्कि जजेस ने अपने इस फैसले में पंजाब और केपी के इलेक्शन से मुतल्लिक पेश आने वाले कुछ वाकयात का तफसील से जिक्र किया है और इन वाकयात की बुनियाद पर पिछली हुकूमत को अदलिया की आज़ादी पर हमला करने के हवाले से चार्जशीट कर दिया है और ये कहा है कि पिछली हुकूमत ने अदालती इख्तियारात को ख़त्म करने की कोशिश की, जजेस को धमकाया और इनके किरदार को दागदार करके फैसलों में ताख़ीर,
या रद्दोबदल करवाने की कोशिश की गई। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नून लीग की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अफसोस उमर अता बंदियाल साहब और हम ख्याल ने सास की खातिर अदलिया की साख को कुर्बान कर दिया। जबकि नून लीग के एक और रहनुमा अताउल्लाह तारर ने कहा है कि 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर दुख और अफसोस हुआ। अंदाजा है कि आप जाने से पहले ऑडियो केस का फैसला करना चाहते हैं। आज बहुत दुख और अफसोस हुआ जब 5 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला पढ़ा ऑडियो लीक्स के ऊपर। आज इस ऑर्डर में कहा गया कि वो मुबैना ऑडियो है, उसकी तहकीक नहीं हुई कि वो ऑडियो असली है कि नहीं, तो कमीशन किस लिए बनाया गया था? ये कहाँ का इंसाफ है कि आप अपनी सास की ऑडियो का केस अपने पास लगाएं, उस पर स्टे दे दें। आपने इलेक्शन का भी जिक्र कर दिया, यानी सास की ऑडियो के अलावा आपने सारी बातें की। नून लीग 5 रुकनी बेंच के फैसले पर तनकीद कर रही है। चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो लीक की वजह से चीफ जस्टिस पर मफादात के टकराव का इल्जाम लगाया जा रहा है और जजेस से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस केस से अलग हो जाएं और जुडिशल इंक्वायरी कमीशन को काम करने दिया जाए। मगर चीफ जस्टिस ने आज फैसले में इन तमाम मुतालबात और एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि अदालत ने जब पूछा कि चीफ जस्टिस या उनके रिश्तेदार का मफाद किस तरह इस केस में शामिल है, तो अटॉर्नी जनरल ने ना इसका वाज़ेह जवाब दिया और ना ही इसकी वजाहत की, बल्कि उन्होंने खुले दिल से एतराफ़ किया कि चीफ जस्टिस या उनके रिश्तेदार का कोई मालियाती या मिल्कियती मफाद इस केस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। फैसले में कहा गया कि जब अटॉर्नी जनरल से मफादात के टकराव की इस तरह की वजाहत करने के लिए कहा गया तो अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ ये वाज़ेह किया कि केस से अलहदगी की बुनियाद तासुब की बात से अलग है और तासुब का इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत ने भी नहीं उठाया। फैसले के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की जानिब से सवालात का जवाब देने में अदम दिलचस्पी इस बात की निशानदही करता है कि मुमकिन तौर पर वफाकी हुकूमत का एतराज़ मेरिट पर फैसले में ताख़ीर करने या मुतलका जज को हरासा करने के लिए उठाया गया था। फैसले में कहा गया है कि मफादात के टकराव और तासुब ही वो असल बुनियादें हैं जिनकी बुनियाद पर फरीक किसी जज से केस की समाअत से अलग होने की दरख्वास्त कर सकता है। मगर अटॉर्नी जनरल उनके रिश्तेदार के मफादात की निशानदही करने में नाकाम रहे, जबकि चीफ जस्टिस के रिश्तेदार ना तो इनकी दरख्वास्त में फरीक हैं और ना ही उन्होंने अदालत के सामने इस तनाज़े में मुलविस होने का दावा किया है। इसलिए जाहिर होता है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ मफादात के टकराव का ख्याली दावा मुकदमे का फैसला मौखिर करने के लिए किया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने फैसले में इस्लामी असूल और इंग्लैंड के कवानीन समेत दीगर हवाले देकर इस बात को मुस्तरद कर दिया है कि अगर जज के किसी रिश्तेदार ने किसी मामले में कोई राय दी है तो जज इस बुनियाद पर केस नहीं सुन सकता जब तक कि जज का इसमें कोई जाती या माली फायदा साबित ना हो जाए। अहम बात यह कि आज के इस फैसले में सिर्फ मुबैना ऑडियो लीक्स को मौजूद बहस नहीं बनाया गया, बल्कि 90 दिन में इलेक्शन से मुतालिक वाक़यात का तफसीली जिक्र करके हुकूमत और बाज़ जजेस के दरमियान जारी महाजराई को भी वाज़े कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि पीडीएम हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हीले बहानों के जरिए अदालती फैसलों पर अमल दरामद में ताख़ीर की और अदालती फैसलों की साख भी खराब की, और अगर अदालत चाहती तो फैसलों से रूगर्दानी पर हुकूमत को नताइज भुगतना पड़ते, मगर अदलिया ने सब्र और तहम्मुल से काम लिया। फैसले के मुताबिक ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ार अली नकवी ने चीफ जस्टिस से 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए असखुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की अक्सरियत ने पंजाब और केपीके में 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, मगर हुकूमत ने इसे 4-3 का फैसला कहकर फैसले पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज किए बगैर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुपकर अपने इनएक्शन का जवाब फराहम करना शुरू कर दिया, और इसी दौरान पार्लियामेंट ने अदालती इख्तियारात से मुतल्लिक रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर का कानून नाफिज किया, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के केस में ताखीर हुई और बाद में इस कानून को आइन के मुनाफी करार दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि पिछली हुकूमत बार बार मफादात के टकराव और तासुब के नामालूम और गैर वाज़ेह वजूहात पर चीफ जस्टिस समेत कुछ जजों को बेंच से अलहदा करने का मुतालबा करती रही। हुकूमती वुज़रा ने जजों को धमकियां दी, जाती हमले किए गए। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरे की मुकम्मल सहूलतकारी की गई, जो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर पिछली हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और पिछली हुकूमत के रवैये पर सवालात उठाए हैं। मगर अहम बात यह है कि ऐसे कई सवालात हैं जो अदलिया और बिलखसूस चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर भी उठाए जा रहे हैं। जिन जज की ऑडियो लीक सामने आई उसकी तहकीकात होना और हकाइक सामने आना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सियासी जमातें ही मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा नहीं करती रही हैं, बल्कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी ऑडियो लीक्स को संजीदा मसला करार देकर बेंचेस की तश्कील पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने एक इख्तलाफी नोट में मुबैना ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर
जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ कर चुके हैं, मगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने ना ही अभी तक इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात का हुक्म दिया है और ना ही ऑडियो लीक्स की वजह से जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को बाज़ केसेस से अलग किया है, बल्कि वो इस मामले की इंक्वायरी करने के बजाय जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का दिफा करते रहे। 31 मार्च को एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को बेंच में शामिल करना खामोश पैगाम है, सियासी मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। अहम ओहदों पर तैनात लोग किस तरह अदलिया को निशाना बना रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दूं, जाकर पहले इन शवाहिद का जायजा लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून पर बात करें तो मैं बतौर जज सुनूंगा, मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। यानी इंक्वायरी से पहले ही वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के पीछे खड़े हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने ना ही इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई चलने दी, ना खुद इंक्वायरी का ऐलान किया और ना ही इन जज के खिलाफ रेफरेंस पर कोई समाअत की। 5 रुकनी बेंच ने 3 जजेस के ऑडियो लीक्स केस से अलग करने की दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी है, मगर अब देखना होगा कि अदालत ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर स्टे से मुतल्लिक अपना फैसला कब जारी करती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की सदारत में SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में आर्मी चीफ, निगरान वफाकी काबीना और वज़राए आला ने शिरकत की। और इस इजलास में जो इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया कि इस साल एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में $6 बिलियन के इन्फ्लो आएंगे, स्मगलिंग को रोका जाएगा, स्मगलर्स को अरेस्ट किया जाएगा। ये भी बताया गया कि जो शुगर के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी हैं, अवेलेबल हैं इस वक्त हमारे पास। जो इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका खात्मा करना है और ख़ास तौर पे ऑयल और गैस के हवाले से ये बताया गया कि उनकी जो एक्सप्लोरेशन है उसमें तेज़ी लानी है, जिसके लिए जो प्राइसिंग रिजीम है उसको रिव्यू किया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि जो गैस की प्राइसेस हैं उसको भी दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। हम इन तमाम इशूज़ पर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर इस वक्त जो बिजली के बिल और आगे जाके क्या पॉलिसी है, बिजली क्या सस्ती हो भी सकती है या नहीं हो सकती, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अली साहब, सबसे पहले तो लोग मुंतज़िर हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये कहा था, जो निगरान हुकूमत है उसने ये कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे बिजली के बिलों में, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई है। ज़राए से ये सुनने में आ रहा है कि शायद 200 यूनिट से कम जो लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर IMF ने इत्तेफाक कर लिया है कि उनके बिल्स को डेफर कर दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, IMF का व्यू ये है कि 200 यूनिट से कम जो कंज्यूमर्स हैं उनके बिल को डेफर कर दिया जाए। उसके अंदर कुछ फाइनल डिटेल्स हमें वर्कआउट करनी है और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इस वीकेंड तक ये फाइनलाइज हो जाएगा। मेरा ख्याल था कि 2 रोज़ पहले ही ये फाइनलाइज हो जाएगा, बट चूँकि टाइमिंग डिफरेंस भी है बिटवीन US एंड पाकिस्तान, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रही चीज़ें, बट इंशाल्लाह बाय वीकेंड फाइनलाइज हो जाएगा। बट 200 यूनिट्स तक ही डेफर्ड होगा अगर होगा तो। और इससे ऊपर की इजाज़त नहीं दी गई IMF की जानिब से? इससे ऊपर नहीं दी गई और उसकी वजह यह है कि IMF नहीं चाहता कि पाकिस्तान को और नुकसान हो। इस वक्त ऑलरेडी हमारे डेफिसिट चल रहा है, जैसे आपको पता है। तो IMF का कंसर्न ये है कि अगर ज़्यादा रिलीफ दिया गया और गवर्नमेंट के पास कल को पैसे नहीं होंगे तो आपको खुद को अंदाज़ा है, खुदा ना खास्ता अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हुई तो मुल्क का क्या हाल होगा। आपने खुद ने श्रीलंका में देखा है क्या हाल हुआ है। तो कोई भी ऐसी चीज़ करना जिससे कि मुल्क के फाइनेंशियल हालात ख़राब हो जाएँ, वो ना IMF चाहता है ना हम चाहते। तो लेस देन 200 यूनिट्स का मतलब है कोई 30-40 लाख लोग इससे मुस्तफीद होंगे? तकरीबन आपके 50% कस्टमर्स 50% कस्टमर से मुस्तफीद होगा और उनको भी कोई रिलीफ बिल में नहीं मिलेगा, सिर्फ ये कि डेफर हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट में उनसे बिल लिया जाएगा। डेफर जो होगा ना उसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए कि अगस्त के अंदर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा है वो 2 माह का लगा है। अब वो 1 माह का जब डेफर होगा तो लोगों पे एक तो फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाएगा। सेकेंडली, अगस्त के मुकाबले में सितंबर का बिल ऑलरेडी कम होगा इन एनी केस, बिकॉज सितंबर में खाली सितंबर का ही इंक्रीमेंट होगा और अक्टूबर के बाद वैसे भी कंजम्पशन कम हो जाती है बिकॉज विंटर आ जाती है। तो आई थिंक इससे लोगों को आसानी हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊं कि तकरीबन 90% लोगों ने ऑलरेडी अपने बिल्स पे भी कर दिए, लेकिन फिर भी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि अगर लोगों को फ़ायदा होता है तो वाई नॉट। सही। और अब ऑब्वियसली एक बहस ये भी है कि क्या फ्यूचर में हम बिजली की कीमत को कम कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मैं चाहूँगा उस पर ज़रा तफसील से बात करें, क्योंकि नॉट ओनली इस वक्त आप निगरान वज़ीर तवानाई हैं, उससे पहले आपने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट भी पावर सेक्टर पर मुरतब की थी। लेकिन इस वक्त एक आर्ग्यूमेंट ये भी चल रहा है कि जो दुकानें हैं वो 6 बजे बंद कर दी जाए ताकि बिजली जो है वो बचाई जा सके। अब ज़रा बताइएगा, क्योंकि इस पर 2 मौके पे, एक ये है कि ठीक है जो बिजली बचाई जाएगी तो जो हम तेल ख़रीदते हैं, इम्पोर्टेड तेल या कोयला, उसकी भी बचत होगी, हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारा ज़र मुबादला भी बच जाएगा। लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इस वक्त हमारे पास इजाफी तवानाई होती है, ख़ासतौर पर
विंटर्स में, तो आपको ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली आप कंज्यूमर्स तक पहुंचाएं। वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो जो पर यूनिट कॉस्ट है आपकी बिजली की कीमत पर यूनिट कम हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, क्या ज़रूरी है इसको करना? विंटर के अंदर हमारे पास एक्सेस बिजली होती है। दुकानें अगर विंटर में 8 बजे बंद ना भी हों, 6 बजे बंद ना भी हों, लेट भी हों, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंज्यूमर को सोचना होगा, तो उसको तो बिल ज़्यादा आएगा ना। तो बिकॉज हमें तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी तो कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा बिजली बिके इतना अच्छा है, स्पेशली विंटर के अंदर। समर में लोड ज़्यादा होता है, लेकिन फिर लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रातों दुकानें लेट तक खुली रखते हैं, फिर उनके बिल ज़्यादा आते हैं, तो ये इशू होता है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि बिजली की कॉस्ट का आपने पूछा कि बिजली की कॉस्ट की जो हमारे मुल्क में, पहले तो मैं अगर इसका जवाब आपसे ले लूं कि मतलब आप किस आइडिया से इत्तेफाक करते हैं कि दुकानें जल्दी बंद होनी चाहिए ताकि बिजली बचाई जा सके, या कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम किया जा सके? उसूली तौर पर मेरा अपना मौक़िफ़ है कि दुकानें एक सर्टेन टाइम पे बंद हो जानी चाहिए, बिकॉज बिजली हमें बचानी चाहिए, लोगों पर कम बर्डन पड़ेगा, तो एक सर्टेन टाइम पे बंद हो जानी चाहिए। लेकिन इसके लिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो ताजर कम्युनिटी है उसके साथ डिस्कस करके करें। माजी में 2-3 बार ये अटैम्प्ट हुआ है और फिर हड़तालें होती हैं, लोग नाराज़ होते हैं। वी डोंट वांट दैट, तो हम उनको इंगेज करेंगे। मैंने कुछ लोगों को कॉन्टेक्ट भी किया, कराची में मैं चेंबर से मिल रहा हूँ और इंशाल्लाह अगले ट्रिप में मैं ताजरों से मिलूँगा। तो इसकी कोशिश हम ये करेंगे कि किसी एट सम पॉइंट इन टाइम दुकानें सर्टेन टाइम पर बंद हो जाए, ताकि मुल्क की जो है वसाइल वो प्रिजर्व हो। सही। और इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि जब से बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की, उसके बाद क्रैकडाउन भी शुरू हो चुका है, जिसका आपने भी जिक्र किया, चाहे लेस्को के कंज्यूमर्स हों, आईएसको के हों, मुख्तलिफ इस वक्त मुल्क में जो छापे मारे जा रहे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? इन लोगों को पकड़ के सजाएं देनी है, या जो पैसे इन्होंने नहीं दिए वो वसूल करने हैं, या जो फ्यूचर पेमेंट्स है उनको इंश्योर बनाना है? पहली बात तो आपने बताया था तकरीबन 600 अरब रुपए का लॉस है, लाइन लॉसेस और जो पावर थेफ्ट है, टोटल है 589 बिलियन का, तो ऑलमोस्ट 600 अरब ही हो गया। आर्मी चीफ की कराची में जो मुलाकात हुई है या बिजनेसमैन से जो मुलाकात हुई है उसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये पावर मिनिस्ट्री खुद ही इसके ऊपर काम कर रही थी, और बिजली की चोरी तो रोकनी है ना, और ये कैसे रुकेगी? जब तक क्रैकडाउन नहीं होगा चोरों के ऊपर, जो लोग पे कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा। तो ये क्रैकडाउन हम प्लान कर रहे थे, और इसमें हमने जो क्रैकडाउन किया है सारे प्रोविंसेस के साथ मिलकर किया है, और इवन डिस्कोस के अंदर जो लोग कल्यूजन में थे विद द कस्टमर्स, उनके भी हमने ट्रांसफ़र्स किए हैं। तो इसका मकसद फ्यूचर के अंदर, देखिए माजी के जो बिल्स हैं उसके ऊपर तो हम एक्शन करेंगे ही, लेकिन वो फिर जारी बात है कि लिटिगेशन होगी, डिस्प्यूट्स होंगे, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन आज जो बंदा बिजली इस्तेमाल कर रहा है, जो फ्यूचर में इस्तेमाल करेगा, वो तो अपने बिल भरे ना। तो इसका मेन एम्फेसिस है वो ये कि आने वाले वक्तों में लोग अपनी बिजली के बिल भरें और चोरियां बंद हो मुल्क के अंदर। सही है। तो क्या टारगेट किया? अगर इस वक्त 589 बिलियन के लॉसेज हैं तो कहां तक लेकर आएंगे आप इसको? इसका देखिए, हमने कोई एज सच इस वक्त हमने कोई टारगेट, फाइनेंशियल टारगेट हमने यूँ सेट नहीं किया है, बिकॉज इस वक्त जो बिजली 8 से 10% लाइन लॉसेज तो होंगे ही इन केस। हाँ, देखिए नेपरा अलाउ जो करता है तकरीबन 11%, वो तो है ही। हम तो ये उसके ऊपर की बात कर रहे हैं। वो 11% नेपरा अलाउ करता है, इसके ऊपर जो लॉसेज हैं और जो बिलिंग रिकवरी नहीं होती वो 589 बिलियन है। तो हमारा टारगेट ये कि इसको हम शुरुआत करें, इसका हम रिजल्ट देखेंगे अगले एक आध माह में, और फिर हम इसके फाइनेंशियल टारगेट्स भी सेट करेंगे। इससे अगर हमें 50, 100, 200 अरब बच जाता है, जितने ही पैसे, तो तमाम कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा पाकिस्तान। और क्या आज की जो मीटिंग थी एपिक्स कमेटी की, उसमें ये फैसला भी हुआ है कि डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है, उनके IPOs करने हैं, या प्रोविंसेस को देना है? किस नतीजे पर पहुंचे आप लोग? देखिए, उसमें 4 डिफरेंट आइडियाज़ हैं, और हमें टास्क दिया गया है कि हम चारों आइडियाज़ को स्टडी करके प्रपोजल्स दें। एक आइडिया तो कि आप प्रोविंसेस को इंगेज करें, उनको आप बेचें। दूसरा है कि आप प्राइवेटाइज़ करें इनको। तीसरा है कि इनके मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें। चौथा है कि इनमें से जो अच्छे परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं उनको आप स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दें, ताकि उसकी प्राइस डिस्कवरी हो जाए। और हमें चारों आइडियाज़ के ऊपर एक प्रपोजल बनाना है। प्रोविंसेस तो नहीं लेंगे, जैसे पेशावर का अगर लॉसेज ज़्यादा है, सखर का लॉसेज ज़्यादा है, ये सूबे क्यों अपने ऊपर लेने की कोशिश करेंगे? इन्होंने तो माजी में भी कहा था कि जनरेशन हमें देते हैं तो फिर हमें एडवांटेज है कि सिंध कहेगा हम कोयले से सस्ती बिजली बनाते हैं, उसका बेनिफिट हमें हो। KP वाले कहते हैं कि हम हाइडल से बनाते हैं, हमें तो 3-4 रुपए की बिजली पड़ती है, अगर आप वो हमें देंगे तो फिर लेंगे। सिर्फ डिस्कोज नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो ये बात है जो सर्कुलेटेड वफाक का है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने वाली बात है, वो तो लेने के लिए तैयार नहीं होंगे इस पर। ये बात ठीक है आपकी कि जहाँ पे लॉस मेकिंग डिस्कोज हैं तो प्रोविंसेस जो हैं उसमें एक कंडीशन रखेंगे कि आप इतने अरसे तक, इतने सालों तक लॉसेस भरते रहेंगे, फॉर एग्जांपल, वो हमें सूट नहीं करेगा। लेकिन ये जो हम चारों ऑप्शन स्टडी करेंगे, इसका मकसद ही ये है कि कोई हम गट फीलिंग पे फैसला ना हो जाए कि जी किसी ने कह दिया प्रोविंसेस को दे दो, किसी ने कहा प्राइवेट, ऐसे फैसला नहीं करना है। साइंटिफिकली स्टडी कर दें इसको, 2-3 हफ्तों के अंदर प्रपोजल बनाएं, लेकर जाएं कैबिनेट के पास, उनकी गाइडेंस लेके फिर अप्रूवल के बाद हम इसके ऊपर काम करें। तो ये IPO है या प्राइवेटाइज करना है या इनकी मैनेजमेंट के हवाले से आप बात करते रहे, उनको तब्दील करना है, ये मैंडेट आपकी निगरान हुकूमत का है या आप आने वाली हुकूमत के लिए छोड़ के जाएंगे? ये
जो देखिए 3 माह में जो हमारा मैंडेट है उसमें तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो जाती। हाँ, प्रोविंसेस के साथ हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे टेन्योर में नहीं कर सकते, वक्त ही इतना कम है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो काम हम कर सकते हैं वो कर लें इस चंद माह में जो हमारे पास हैं, और जो नहीं कर सकते एटलीस्ट उसकी बुनियाद तो रख दें। अगर ये स्टडी आज तक नहीं हुई है कि चारों ऑप्शंस को कंपेयर नहीं किया गया, अलग अलग लोगों ने स्टडी किया है, बट आप कंपेयर करके एक साइंटिफिक तरीके से उसका एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग तो करें, एक प्रपोजल बनाएं, रोड मैप बनाएं और छोड़ जाएं, अगली गवर्नमेंट आके खुद कर लेगी। तो बुनियाद रखनी है चीज़ों की ताकि मुल्क सही सिम्त में चलना शुरू हो। और अली साहब, इस वक्त बहस तो ऑब्वियसली एक तो आपने बता दिया कि 200 यूनिट से जो कम है उनको भी हम डेफर कर सकते हैं पेमेंट, उनको रिलीफ नहीं दे सकते। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी कभी वो दिन भी देखेंगे जब हुकूमतों का ये वादा पूरा होगा कि बिजली की जो कीमत है उसमें कमी आएगी? क्योंकि हर मरतबा ये बताया जाता है सर्कुलर डेट बढ़ा है तो बिजली की कीमत बढ़ानी है। बिजली की कीमत पिछले 20 साल से बढ़ती जा रही है, लेकिन सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है, उसका ना भाव रुका है ना उसके जो स्टॉक्स पाइल अप हो रहे हैं उसमें कोई कमी आई है। तो अब ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो सकती है? मेरे ख्याल से जो कॉस्ट जो ब्रेकअप है उसमें 4 चीज़ें हैं। एक तो कैपेसिटी चार्जेस हैं, एनर्जी मिक्स है, जो एनर्जी प्राइसिंग होती है यानी कि जो आप फ्यूल इंपोर्ट करते हैं या फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, फिर लाइन लॉसेज और जो चोरी का एक क्वांटम है उसको कितना कम किया जा सकता है, और फिर टैक्सेस का एक 30% तकरीबन कहा जाता है कि टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। बारी बारी बात कर लेते हैं। कैपेसिटी पेमेंट आपने अपनी रिपोर्ट में कहा था, जो पावर रिपोर्ट आपने बनाई थी उसमें आपकी प्रेडिक्शन ये थी कि 2025 में कैपेसिटी चार्जेस का क्वांटम हो जाएगा 1500 अरब रुपए, लेकिन शायद डीवैल्यूएशन की वजह से इंटरेस्ट पेमेंट, चाहे काइबोर हो लाइबोर हो, उसकी वजह से 2000 अरब रुपए पे ऑलरेडी कैपेसिटी पेमेंट पहुंच चुकी है। ये कितना बड़ा इशू है और ये क्या हल हो सकता है? नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है ये पार्ट ऑफ द प्राइस रहेगा। अगर आप इजाज़त दें मैं आपको चारों का जवाब दे देता हूँ। जी जी। देखिए, इस वक्त जो हमारा मसला ये हुआ है कि जो हमने कैपेसिटी जो हमने लगाई है ना इस वक्त, वो कैपेसिटी जब लगी तो मुल्क के अंदर ग्रोथ उस तरीके से नहीं हुई है। कैपेसिटी हमारे पास अभी भी ज़्यादा है जो हम पेमेंट करते हैं, और बिजली की सेल कम है, तो इसलिए कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा है। लेकिन कैपेसिटी पेमेंट में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जहन में रखने की, 2000 अरब है, 50% जनरेशन यूनिट्स गवर्नमेंट के हैं, तो उसमें से 1000 अरब गवर्नमेंट के यूनिट्स को ही जाता है, 1000 अरब प्राइवेट सेक्टर को जाता है। अब कैपेसिटी पेमेंट कम करने का तरीका ये है कि इनके ऊपर जो हमने डेट लिया हुआ है उसका टेनर जो कि 10 साल होता है उसका हम टेनर एक्सटेंड कर दें, ताकि जो पेमेंट अगर एक प्लांट 25 साल चलता है तो उसका डेट देना है, उसका 25 साल में 10 साल किया। हाँ, ज़रूरत नहीं है ना। अब कैश फ्लो मिसमैचिंग है ये, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा जो बिल आता है उसके अंदर जो माजी में हमने इतना सर्कुलर डेट जमा कर लिया है 2500 अरब का, वो कोई तो फाइनेंस कर रहा है, तो बैंक फाइनेंस कर रहा है, आईपीपी की बुक्स पर है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ता है। साल का 500 से 600 अरब रुपए हम इंटरेस्ट देते हैं उस स्टॉक के ऊपर जो कि एक्यूमुलेटेड है। स्टॉक ख़त्म करना होगा ना एक न एक दिन, अगर आज नहीं करेंगे तो 2 माह 6 माह साल बाद ख़त्म करना होगा। वो जो 500 से 600 अरब है उसका इम्पैक्ट है कि पर यूनिट 4 से 5 रुपये उसका इम्पैक्ट है। टैक्सेस जो हमारे बिलों पे लगते हैं वो 7 से 8 रुपये। अब आप कह रहे हैं कि हम कई सालों से सुन रहे हैं पाकिस्तान में कि जी बिजली की कीमत कम होगी, हम कई सालों से देख रहे हैं कि डॉलर बढ़ता जा रहा है। आज से 10-15 साल पहले डॉलर 40-50 रुपये का था, आज 300 रुपये का हो गया। हम पिछले 10-15 सालों से सुन रहे हैं पाकिस्तान में टैक्सेस बढ़ेंगे। अब जहाँ पर लोग बिजली की चोरी करते हैं, देखिए अवाम ही बेचारी तकलीफ़ में है और अवाम ही चोरी कर रही है। अवाम ही कुछ टैक्स देती है और अवाम ही जो टैक्स नहीं देती। एक तबका चोरी करता है, दूसरा उसका। तो देखिए ना, हम टैक्स हमारे लोगों को नहीं देना है, चोरी हमारे लोगों को करनी है, बिजली के बिल हमारे लोगों को नहीं देने, बेचारे सही हैं, उनके ऊपर बर्डन पड़ता है। लेकिन कमिंग बैक टू कैपेसिटी पेमेंट, आप कह रहे हैं कि 10 साल का डेट है तो उसको हम ज़्यादा तवील कर दें, ये कैसे पॉसिबल है? ये मुमकिन है? क्योंकि इसमें चाइनीज़ प्लांट्स हैं, उनसे तो आप रीनिगोशिएट नहीं कर सकते, ये तो मेरे ख्याल से चैप्टर क्लोज हो चुका है। रीनिगोशिएट नहीं कर रहे हम। फिर हम रीनिगोशिएशन क्या थी? रीनिगोशिएशन होती है कि अगर आपने किसी को कोई रिटर्न ऑफर किया हुआ है कि जी हम इतना आपको नफा देंगे, हम रिटर्न आपको ऑफर किया, मैं आपसे कोई रिटर्न अपना कम कर लें, वो रीनिगोशिएशन होती है। हम ये रीनिगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। हमने जो कमिटमेंट्स किए हम सब ऑनर करेंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर मैंने किसी बैंक से उधार लिया हुआ है, मैंने जी 5 साल का उधार लिया, मैं बैंक के पास जाता हूँ कि 5 चीज़ इसको 10 साल कर दो, मैं सूद तो दूंगा ना बैंक को। तो बैंक का तो काम ही है ना, ये पॉसिबल है। दैट्स व्हाट आई थिंक वी शुड वर्क ऑन। इसलिए कि हमने रेवेन्यू हमारा आ रहा है 25 सालों में और पेमेंट हम कर रहे हैं बिकॉज 80% ऑफ दीज प्लांट्स इज द डेट। तो उसको आप मैच तो करें ना। अच्छा, एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है क्योंकि ये सारे प्लांट्स टेक और पे पे हैं, यानी कि अगर ये बिजली नहीं बेच भी रहे हैं तब भी हुकूमत पाकिस्तान को इनको एक अमाउंट देना है। और आर्ग्यूमेंट ये होता है, ये कंपनीज कहती हैं कि क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान सिंगल बायर है तो ऑब्वियसली हमें ये गारंटी चाहिए, एश्योरेंस चाहिए, वरना हम कहाँ लेके जाएंगे अपनी बिजली। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में ये प्रपोजल दिया था कि जो फिक्स इनको रिटर्न मिलता है वो बजाय इसके कि हम 25 साल का दें, 5 साल का देना चाहिए, क्योंकि आप ही की रिपोर्ट ये भी कहती है कि आईपीपीज जो है वो 3 से 4 साल में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेते हैं। तो फिर क्या वजह है कि जितने आईपीपी प्लांट्स लगे हैं
25 साल के लिए इनको रिटर्न आपने फिक्स किया हुआ है, क्यों ये नहीं सोचा हमने कि 5 साल दे दें, 10 साल दे दें, जब इनका पे बैक टाइम ही 3-4 साल का है? देखिए, अब ये तो वो चीज़ें हैं जो माजी के फैसले हैं। ये फैसले 1994 में हुए, 2002 में हुए, 2015 में हुए। अब उनको हम इसलिए टच नहीं कर सकते हैं जो हमने पास में रीनिगोशिएशन की है, लेकिन वो रीनिगोशिएशन हमने लोगों के साथ ताउन के साथ, और पाकिस्तानी आईपीपीज़ ने सबने ताउन किया, इसलिए वो रीनिगोशिएशन हुई। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ हैं, और ये यूके लॉ से गवर्न होते हैं। अगर आपने ज़रा भी इनको छेड़ा तो जो रिकोडिक में हुआ था वही हमारे साथ होगा। तो हमारे मुल्क में जो हमने देखिए कमिटमेंट्स हमारी गवर्नमेंट ने किए, प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया, आने वाली गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट तो टेम्परेरी होती है, सही, मुल्क ने किए ना। एक पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स किए, उन कमिटमेंट्स को अगर आप ऑनर नहीं करेंगे तो कल को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होंगी, तो वी कांट टच दोस। लेकिन इसी रिपोर्ट के बाद आप लोगों ने जो कुछ लोकल आईपीपीज हैं उनके साथ रीनिगोशिएट किया था, तकरीबन 70-80 बिलियन का फायदा जिससे हुआ है पाकिस्तान को। बिल्कुल किया था, लेकिन देखें वो हमने यूनिलैटरली नहीं किया था, हमने उनको एंगेज किया, उनसे डिस्कशन की, उनसे मीटिंग की, 3 माह की एफर्ट हुई, और उन सब ने हमारे साथ ताउन करके अग्री किया। तो वो एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ हुआ था। वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स थे। अब इंटरनेशनल अगर आप कहते हैं मैं अमेरिका और यूके और मुल्कों के इन्वेस्टर्स के जाके उनसे हम कहें कि जी अपना आप रिटर्न ऑन इक्विटी चेंज करें, दे विल नॉट डू इट। उन्होंने इन्वेस्टमेंट एक सर्टन फ्रेमवर्क देखकर किया है। लेकिन फ्यूचर में अभी जो प्लांट्स लग रहे हैं, जिसमें थरकोल का एक प्रोजेक्ट है $1.2 बिलियन का है, लैया में सोलर पावर प्लांट है 1200 मेगावाट का $800 मिलियन का, एक जंग में सोलर का प्लांट है $400 मिलियन का। अब इससे डॉलर तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब मशीनरी खरीदेंगे पैसा बाहर भी निकलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी टेक और पे ही हैं, तो जो मसले में हम फंसे हुए वो मसला बढ़ता रहेगा। ये मसला इसलिए बढ़ेगा, हमने हमारी रिपोर्ट जब की थी उसमें लिखा था कि आप टेक और पे से टेक एंड पे पे मूव। जी, जब हमने निगोशिएशन की तो जिन प्लांट से हमने निगोशिएशन की हमने उनसे एग्री करवाया है और कि वो सब टेक एंड पे पे चले जाएंगे, विच मीन्स कि गवर्नमेंट को उनको कैपेसिटी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेक एंड पे पे कब जाएंगे? उस वक्त जाएंगे जब पाकिस्तान में बिजली की खरीदो फरोख्त ओपनली हो सकती है। अगर गवर्नमेंट सिंगल बायर है फिर तो टेक एंड पे नहीं हो सकता है। अब हमें 2-3 चीज़ें करनी है। अब ये 2-3 माह में तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम फिर भी कोशिश करें जितना मामले को आगे बढ़ा सकें बढ़ा दें, कि हम मुल्क में एक कंपेटिटिव मार्केट के ऊपर जो कि काम हो रहा है कई बरसों से, उसको जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, ताकि ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं लोकल वाले, ये टेक एंड पे पे जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट है, ये मूव हो जाएं। दूसरी बात ये कि हमें लोकल रिसोर्सेज के ऊपर प्लांट्स हमारे चलाने चाहिए ताकि हमारा इंपोर्ट बिल तो कम हो ना। थर कोल लोकल के ऊपर जितने प्लांट्स हमारे शिफ्ट हो सकते हैं हमें वो करने चाहिए। लोकल गैस अगर निकलेगी तो गैस फराम होगी पावर प्लांट्स को। इस वक्त हम गैस देते हैं कैप्टिव प्लांट्स को, जिनकी एफिशिएंसी है 30 से 35%। 60% पे जो आईपीपी चलता है उसको गैस हम देते नहीं है। तो आपकी तो मुल्क की इतनी रेयर स्केस रिसोर्स है जो कि वेस्ट हो रही है। तो हमें, और दूसरी बात है कि फ्यूचर के अंदर जो हमारी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, जो रिटर्न्स होंगे वो उतने ही हो जितने पास्ट में दिए हैं, डॉलरों में कितने हो, लोकल कितने हो। पावर प्लांट्स मैंने आपको गिनवाए सोलर और थरकोल के, कि ये पुराने ही स्ट्रक्चर पे हैं जहाँ पे 25 साल का इनको रेट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा। ये तो माजी के अप्रूव्ड है। अब हमें देखना है कि फ्यूचर के अंदर जो हम करेंगे उनमें हम पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि हम जो बिजली घर लगाते हैं अगर इंपोर्टेड फ्यूल पे होगा तो जाहिर सी बात है हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, उसका इम्पैक्ट अलग है। इंटरेस्टिंगली पीएमएलएन ने जितने प्लांट लगाए अपने दौर में 2018 तक और उसके बाद भी लगते रहे, आज तक लग रहे हैं, वो सारे इंपोर्टेड फ्यूल पे। लेकिन अभी 2022 में जब इनकी हुकूमत आई, इन्होंने कहा कि नहीं, इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं लगाएंगे, हम सोलर की तरफ जाएंगे, विंड की तरफ जाएंगे, सोलर पे 10,000 मेगावाट लगाएंगे। यानी कि ये पॉलिसीज़ अगर बनती है लॉन्ग टर्म बनती है। अभी जो प्लांट लग रहे हैं पुरानी पॉलिसी, उसको हम कह रहे हैं कि वो गलत है। अब हमें इंपोर्टेड फ्यूल नहीं चाहिए, लोकल इंडिजिनस हमें फ्यूल चाहिए। जो प्रॉब्लम है ना, देखिए हम हर वक्त जो है ना, हम एट सर्टन पॉइंट इन टाइम हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको हम एक क्विक फिक्स लाने की कोशिश करते हैं। इसकी इन तमाम गलतियाँ 29-30 सालों से हो रही, 1994 से। अलग अलग लोग थे, सारे तो गलत नहीं थे, बड़े अच्छे लोग भी गुजरे। मसला प्रॉब्लम ये है कि हमारे सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ये सारे फैसले करती है। दुनिया में क्या होता है, आप सीमेंट की मार्केट देखें, आप वीट की मार्केट देखें, कोई मार्केट, चिकन की मार्केट देखें, जिसको माल बनाना है, जिसको बेचना है, जिसको खरीदना है, वो आपस मार्केट खुद डिटर्मिन करती है। हमारी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इन तमाम चीज़ों में, कोई पावर प्लांट लगेगा हम अप्रूव करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हमारे पास हैं, ट्रांसमिशन हमारे पास है। इन चीज़ों को जाना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा, जिसको प्लांट लगाना हो लगाए। माल बेचता है बिजली, पैसे मिलेंगे, नहीं बेचता नहीं मिलेंगे। लेकिन आपकी रिपोर्ट में एक बड़ा एतराज़ ये भी था कि आईपीपीज जिनको गारंटीड रिटर्न था 15% का, वो 50 से 70% भी कमा रही हैं, जिस वजह से उनका पे बैक टाइम जो है 2 से 3 साल है, और इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और आपने कहा था ये अपनी कॉस्ट को ज़्यादा दिखा के ज़्यादा टैरिफ हासिल करते हैं नेपरा से। तो क्या ये मसला हल हो गया है, या अगर आपकी रिपोर्ट पर आप अभी भी कायम है तो ये इंप्लीमेंट करवाएंगे? मैं अपनी रिपोर्ट पर कायम हूँ, हर लफ्ज़ पे कायम हूँ। और दूसरी बात ये, क्योंकि उस वक्त आईपीपीज की तरफ से बड़ा शदीद रिएक्शन आया था कि ये कैलकुलेशन गलत की गई है, इन्होंने
इन्होंने रिपोर्ट में गलत बयानी की है, ये बेसिकली उनका मौक़िफ़ था। कोई गलत बयानी नहीं थी, सारे नंबर्स जो हैं पब्लिश्ड रिपोर्ट से लिए गए थे, हमने खुद ने तो नहीं किए थे, ऐसा नेपरा नहीं दिए थे, पब्लिश रिपोर्ट से थे। और फिर बाद में जब हमने IPPs को समझाया निगोशिएशन में, वो सब माने। अब उसके अंदर हुआ ये कि जब आपने किसी को 15% डॉलर में ऑफर किया, डॉलर लेट से है 100 रुपये का, तो उसको आप 15 रुपये देंगे साल के, 5 साल के बाद डॉलर हो गया 300 रुपये का, तो उस 15% जो है वो 15 रुपये की जगह 45 रुपये बन जाएगा, तो उसका जो रिटर्न था वो 3 गुना हो गया। अच्छा, एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह जो उसमें सेविंग्स थी फ्यूल में, O&M में, वो सारी की सारी IPPs को जा रही थी। तो हमने इनसे एग्री करवाई 2 बड़ी चीज़ें। पहली बात तो ये कि 148 पे हमने डॉलर को फ्रीज कर दिया। आज जो 300 रुपये का डॉलर है, इसके हिसाब से पेमेंट नहीं होती है लोकल IPPs को, 148 से होती है। दूसरी चीज़, जो भी सेविंग होती है O&M में या फ्यूल में, उसमें गवर्नमेंट को शेयर मिलता है। तो ये सारी चेंजेस हो गई हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के, उनको आप नहीं छेड़ सकते। और आपने ये भी कहा था कि उनका ऑडिट होना चाहिए, हीट ऑडिट होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी आज तक नहीं हुआ। हीट ऑडिट हमने कहा था, हमने एग्री किया था, हमने लिखवाया कि हीट ऑडिट होना चाहिए, अभी तक नहीं हो सका, अभी तक नहीं। अच्छा, अब मुझे अगली गवर्नमेंट करवाएगी आके, अगली गवर्नमेंट आगे कराएगी। हम तो नहीं कर सकते। आपने ये जो खबर आई थी कि 200 यूनिट तक को आप बेनिफिट देंगे, लेकिन उसमें ये भी था कि गैस की प्राइसेस पे भी IMF ने कहा है आप इजाफा करें। ओगरा इसकी पहले ही मंजूरी दे चुका है, लेकिन अभी तक वो नाफिज नहीं हुआ है, और 45 से 50% गैस की प्राइस में इजाफा होना है। आज भी आपकी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि हमें रिव्यू करना पड़ेगा प्राइसिंग को। तो ओगरा ने जो रेकमेंड किया था 45 से 50% वो होने जा रहा है, गैस की कीमत बढ़ने जा रही है। देखिए, गैस की टोटल जो पाकिस्तान की गैस मार्केट है ना, उसका साइज़ है 4000, ठीक है। हमारा इसमें नुकसान होता है साल का तकरीबन 400 अरब का। तो जो हमारा लॉस है ना, वो 400 अरब का लॉस है, विच इज़ 10% ऑफ द टोटल मार्केट। तो परसेंटेज वाइज इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो गरीब तबका है, तो हम नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई बर्डन पड़े, ठीक है। तो हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो गरीब तबका है उसके ऊपर इंशाल्लाह 50% लोगों के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट इंशाल्लाह होगा ही नहीं। और अगर होगा तो शायद 50 रुपये 100 रुपये का हो जाए। कम से कम एक इंसान यहाँ 25-30 हज़ार रुपये कमाता है, 50-100 रुपये अगर हो भी तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी इसमें भी कोशिश है कि ये भी ना हो। बाकी जो अफ्लुएंट तबका है, जो अमीर तबका है, उसके ऊपर इम्पैक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो इंडस्ट्री की प्राइसेस में मुख्तलिफ प्राइसेस हैं नॉर्थ और साउथ में, उसको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना है। तो एक तो इंडस्ट्री की प्राइस सही होनी है, और जो अमीर तबका है उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा होना चाहिए, गरीब तबके पे कम होना चाहिए। उसकी वजह बता देता हूँ मैं आपको। पाकिस्तान में जो ये गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ शहरों के अंदर रह जाती है। पाइप गैस तो आपके और मेरे घर में आती है। हमें गैस मिलती है, सुई सदन का एवरेज बिल है आज की तारीख में 450 रुपये, सुई नॉर्दर्न का एवरेज बिल है 400 रुपये। जो गाँव में गरीब आदमी वो LPG लेता है, 5000 रुपये के हिसाब से वो देता है, उसको आप 5000 रुपये के हिसाब दे देते हैं। हम लोग अर्बन सेंटर में 400 और 500 रुपये के हिसाब से। तो ये तो एक गलत है ना इस मुल्क के अंदर। तो क्या करेंगे, जो अमीर लोग हैं शहरों में हैं, उनकी गैस काट देंगे, उनको सिलेंडर पे लेकर आएंगे? गैस किसी की नहीं काटेंगे, गैस सबको जैसे मिलती है वैसे ही मिलेगी। और लेकिन जो गरीब तबका है उसकी गैस की उसकी गैस बिल के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि उस पर इम्पैक्ट ना आए। लेकिन जो अमीर तबका है उसकी गैस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और जो आपने इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी फिर भी जो अमीर तबके की भी जो गैस प्राइस होगी वो LPG से फिर भी कम होगी, LPG से कम होगी, फिर भी कम। मुझे बताइए, इंडस्ट्री की भी आपने बात की। अब ये वेकॉक का कानून मेरे ख्याल से फरवरी 2022 में पास हो गया था कि एक एवरेज प्राइस होगी, जो LNG है, इंडिजिनस गैस है, उसकी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपने आगे पता किया, और इस हवाले से क्या करेंगे फिर? ये हम देखिए गैस प्राइस रैशनलाइजेशन करेंगे ना। वैकॉक का मकसद क्या है? वैकॉक का मकसद ये है, 2 मकसद हैं उसके। एक तो जहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं वो ख़त्म हो, और दूसरा मकसद ये है कि जो पाकिस्तान को साल का 350-400 अरब का नुकसान है गैस के अंदर, वो ख़त्म हो। क्योंकि आप नुकसान नहीं कर सकते ना। आज आपका गैस का सर्कुलर रेट है 2800 अरब सूद के साथ, 2800 अरब बन जाता है 9 अरब डॉलर। आप कहाँ से पे करेंगे? अगर आपने आज नहीं रोका इसको, तो 2 साल के बाद ये 2800 अरब जो है वो 3500 अरब हो जाएगा। 5 साल के बाद ये हो जाएगा 4,500-5,000 अरब। तो यू हैव टू स्टॉप इट ना। तो ये गैस प्राइसेस एडजस्टमेंट करके इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा पर्पस। तो ये हमने जो सारी बिजली के हवाले से डिस्कशन की, कैपेसिटी चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, टैक्सेस, क्या आपको लगता है कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में बिजली की कीमत, पर यूनिट कीमत कम हो सकती है, होगी या नहीं होगी? नहीं, बिजली की कीमत कम होने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि चोरी कम की जाए और लोग बिल्स पे करें, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दूसरा रास्ता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो। कॉस्ट कम कैसे होगी? अगर डॉलर नीचे आया, या दुनिया में पेट्रोल की प्राइस नीचे आ गई, या LNG की प्राइस नीचे आ गई। अब LNG और पेट्रोल की प्राइस तो किसी को नहीं पता। डॉलर जिस तरीके से पिछले हफ्ते में नीचे आया है, आप दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह और नीचे आ जाए। क्योंकि डॉलर बैंक में तो खैर 2 रुपये 3 रुपये का फर्क पड़ा है, विच इज हाँ, लेकिन आज देखें ना, पिछले हफ्ते के अंदर तो 20-25 रुपये नीचे आ गया है ना ओपन मार्केट में। तो डॉलर अगर नीचे आता है
तो इसके बाद तो बिजली की कीमतें और कम हो जाएंगी अगर सही, डॉलर तो ये नीचे जो आ हम गया कहते हैं कि फ्यूल मिक्स चेंज करना है या कैपेसिटी चार्जेस, वो कैपेसिटी चार्जेस तो अपनी जगह पर रहेंगे, फ्यूल मिक्स वगैरह हमारा यही रहेगा बेस्ड ऑन इंपोर्टेड फ्यूल, और इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम चेंज होने में। नहीं, इट विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, इट विल टेक वो मीडियम टर्म का डिसीजन, मीडियम टर्म में हो सकता है, बिकॉज आपके पास थर्ड कोल की रिसोर्सेज अवेलेबल है ना। अगर आप थर्ड कोल पे शिफ्ट करते हैं इंपोर्टेड कोल को तो ऑटोमेटिकली उससे फ़र्क पड़ेगा। और रिन्यूएबल अगर आप सोलर प्लांट पे जाते हैं, सोलर प्लांट पे टाइम लगेगा, 2-2.5 साल का प्रोसेस होता है, लेकिन एटलीस्ट आप शुरुआत तो कर दें ना, आप अप्रूव कर दें, लगना शुरू हों, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। सही, मतलब अनकरीब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रिलीफ कीमत में, बिजली की कीमत में नहीं मिलने वाला है वहाँ। 2-3 माह के अंदर तो नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने डिस्कशन सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।